हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और अब एग्जाम पास आता ही जा रहा है। सीयूईटी 2024 का टाइम कम बचता जा रहा है और अब घबराहट बढ़ रही होगी बच्चों में कि सर हम कैसे करें, मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्या पढ़ लें ऐसा सर के अब मतलब बस ऐसा ही पढ़ना है कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, सर प्लीज़ बता दो। तो भाई कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बेसिकली बात कर रहा हूँ और अगर आप साइंस या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो उनको भी फायदा हो जाएगा। बस आप अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट जो कॉमर्स के होते हैं उनको हटा के अपना पीसीएम, पीसीबी या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वो लगा लेना, ठीक है। उस हिसाब से उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, लगभग आप ये सब्जेक्ट तैयार कर रहे होंगे, लगभग 5 सब्जेक्ट हर बच्चा तैयार कर रहा होगा। एक लैंग्वेज होगी, हिंदी या इंग्लिश में से 3 डोमेन होंगे, मिनिमम 3 तो होंगे ही, और जनरल टेस्ट भी बहुत सारे बच्चे तैयार करते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब हमारे पास लगभग लगभग 1 महीना बचा है, 1 महीना बचा है एग्जाम में, तो हम क्या करने वाले हैं, किस पे फोकस ज़्यादा करें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। देखो अकाउंट्स के सिलेबस की बात करें भाई, यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये तो एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं जो आपने 12th क्लास में नहीं पढ़े थे। अब चाहे आप सिलेबस सारा देखो, मैं सिलेबस दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं लाया हूँ कि आप सिलेबस देखो, सिलेबस आपको पता ही होगा, और जिसको नहीं पता वो पीछे दिखाई दे रहा है, अच्छे से देख लो भाई। अब आपको सारा सिलेबस देखना है, जितने भी डोमेन्स आप कर रहे हो, जैसे आप बीएसटी का तो ये सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है। ये सारे सिलेबस की अगर हम बात करें, डोमेन्स हैं आपके जो आपने 12th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो मैं इस सेंस में अगर बोलूँ, देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, मुझे नहीं पता। लेकिन डोमेन्स जो हैं, आपने 3 सब्जेक्ट अपनी 12th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। अब अगर आपके वो स्ट्रांग हैं, अगर स्ट्रांग हैं तो ऑब्वियसली आप लैंग्वेज पे और जीटी पे ध्यान देंगे, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। लेकिन अगर वीक है तो भाई क्या करेंगे, और मैं कहता हूँ वीक नहीं है तो फिर भी कुछ चीज़ें तो हैं जो एक्स्ट्रा आ रही हैं, एडिशनल हैं सिलेबस के अंदर, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। सिंपल सी बात है, ये चैप्टर आपने 12th क्लास में थे ही नहीं, एनपीओ आपके जो सीबीएसई बोर्ड की बात करें था ही नहीं, तो भाई आप लोगों को तो ये पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, तो इन टॉपिक्स पे जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अभी मैं आपको सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो कोर्स आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहले सिलेबस के हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, कहाँ पे कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो पहला जो एडिशनल चैप्टर है उन पर ध्यान देना है। दूसरा कि ओवरऑल सिलेबस को देखें तो जहां पे आप वीक हो, आपको पता होगा, उस पर ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे इस टॉपिक में बहुत वीक होते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल में बहुत वीक होते हैं, ठीक है। वो अकाउंटिंग रेशियोज में वीक होते हैं, वो कैश फ्लो से परेशान होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिए, और हो सकता है और चीज़ों में आप परेशान हो, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो ऑब्वियसली, ये तो सर हमें भी पता है, कुछ नया बताओ वो भी बताऊंगा। ऐसे ही बेटा आपको बिजनेस स्टडीज़ में देखना है, आपका इस एंगल से भी आप देख सकते हैं कि आपके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है या आप थियरी में स्ट्रॉन्ग है। थियरी में स्ट्रॉन्ग है तो आपको अकाउंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि आपको पता सब कुछ है लेकिन आप एक्ट नहीं कर पा रहे उसके हिसाब से। तो उसके लिए बेटा आप लिखना शुरू कर दो कि मेरे को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, लिस्ट बना लो कि ये मेरे दुश्मन है, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, ये आपके सिलेबस में नहीं था पहले। फिर इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस देख लेते भाई, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये सब 12th में पढ़ा हुआ है। मुद्दा आता है भाई, जैसे ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश का सिलेबस देखो जरा, सर इतना सा सिलेबस है, प्यारा सा सिलेबस, नहीं बेटा, कहने की बात है। इसी के अंदर टेंस, नरेशन, मॉडल्स, क्लॉजेस सब कुछ छुपा पड़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, जो भी आपने भाई इंग्लिश में पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे। लिटरेचर नहीं है लेकिन भाई पैसेज वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी 3 टाइप के पैसेज आएंगे, 300-350 वर्ड्स के, 3 तरह के ये होगा, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबुलरी। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई सिलेबस फैला हुआ है तो वो लैंग्वेज का है और जनरल टेस्ट का है। तो मेरी तरफ से अगर आपको मैं कुछ एडवाइस दूं तो आपको फोकस ये करना चाहिए, अगर आपका डोमेन स्ट्रांग है तो अब आपको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, और डोमेन्स को थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रिवाइज करते रहो, लेकिन मेन फोकस आपका इंग्लिश पे होना चाहिए। हिंदी अगर आप लेते हैं तो हिंदी पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हैं तो जनरल टेस्ट में तो भाई रायता फैला ही हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स हैं, जीके हैं, ये तीनों मिला करके एक पेपर बनता है। करंट किसका बेटा, जर्नल टेस्ट बनता है आपका, ठीक है, ये एग्जाम बनता है। तो इसका सिलेबस भाई इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, और पता नहीं कौन कितना आएगा, क्योंकि एनटीए ने ये भी नहीं बताया कि सीयूईटी में किस चैप्टर की, कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, नहीं क्लियर है भाई, ठीक है। जो तुम अंदाजा लगाओगे अगली शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो आपको अगर सिलेबस देखो रीजनिंग का, भाई ये वो सिलेबस है। जनरल टेस्ट सीधी सीधी बात मैं आपको बोलूं, ये वो, इसमें आपको वो पढ़ना जो सरकारी नौकरी के लिए आप पढ़ते, ठीक है, लेकिन आपको वो यहीं पे पढ़ना है। आपको कैट एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, बिल्कुल वैसा कुछ आपको पढ़ना है,
ठीक है, तो ये आपका सिलेबस आपने नहीं देखा होगा भाई। अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो और अभी तक आपने तैयारी नहीं करी तो आपको जनरल टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ रीजनिंग का सिलेबस है बेटा, ये सिर्फ रीजनिंग का 20 टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, बेटा ये देखो रायता यहाँ पे भी फैला हुआ है, इसमें तो प्रॉपर वो मैथ आती है ना कैलकुलेशन वाली, वैसी मैथ्स है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। फिर इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो भाई पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने में क्या क्या हुआ, अपॉइंटमेंट कौन कौन सी आई, ठीक है, और ये ऑब्चुरेसीज क्या है बेटा, ये रिसेंट करंट अफेयर्स क्या है, अवार्ड किसको मिले, गवर्नमेंट स्कीम क्या आई, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स क्या क्या हुए। फिर भाई जनरल सॉरी यहाँ पे क्या करंट अफेयर्स, यहाँ पे आएगा जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक जीके के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। कंट्रीज कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, करेंसी के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल पार्क रिवर्स, ठीक है, बुक्स और ऑथर क्या है बेटा, आर्टिकल्स क्या है, और यहाँ पे अलग से आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, बजट के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पता होना चाहिए, जर्नल साइंस और हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। भाई इतना कुछ है। तो अगर आप जिस भी तरीके से सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जीटी या इंग्लिश लैंग्वेज है तो भाई आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि डोमेन आपने पढ़े होंगे। और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई सब पे ध्यान देना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो ये तो सिलेबस वाइज बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो बहुत मैटर करता है। मान लो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आप बना रहे हो उसमें जनरल टेस्ट है नहीं, तो आपको जनरल टेस्ट पे ध्यान नहीं देना। तो नॉर्मली सबको ये बोला जाता है कि भाई एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन कर लो और जनरल टेस्ट की तैयारी कर लो। अब ये बात हो गई बेटा पुरानी, जब आपके पास टाइम था। लेकिन अब आपको अपने आप से पूछना है कि भाई आपको थोड़ा स्पेसिफाई होना है, स्पेसिफिक होकर के सोचना है कि भाई मेरा टारगेट ये है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे ये कॉलेज लेना है, मुझे ये कोर्स करना है। तो उस कोर्स की एलिजिबिलिटी, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको ध्यान में देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बीबीए बीएमएस करते हैं और इको ऑनर्स करते हैं, जिसको बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ज्यादातर बच्चे ये करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, बच्चा स्पेसिफाई होकर के सोच रहा है भाई मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा, तो बेटा उसकी जो एलिजिबिलिटी उस पर ध्यान दो। अब एक बार देखते हैं क्या है, देखते हैं भाई। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए बेटा आपको एक लैंग्वेज चाहिए, अकाउंट या मैथ में से एक चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, मुझे मान लो मैथ नहीं आती, मुझे अकाउंट आती है, तो भाई मैं मैथ पे ध्यान दूंगा ही नहीं। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, दो डोमेन ले लो, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर फिजिकल एजुकेशन चाहो तो वो ले सकते हो बेटा, लेकिन एक B1 लिस्ट में से होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई मुझे इको ऑनर्स करनी, तो एक लैंग्वेज, वहां पे मैथ कंपलसरी है। तो बेटा आपका जो क्राइटेरिया है कोर्स का वो बहुत मैटर करता है। ये मैं जो एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ DU के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप BHU से हैं, JMI यूनिवर्सिटी से, तो आप वो देख लो कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उस हिसाब से ही एक्ट करो, उस पर फोकस करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, 2 डोमेन आपको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और अगर BBA BMS की बात करें तो बेटा एक लैंग्वेज होनी चाहिए कोई सी भी, और मैथ करनी है, और जनरल टेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा बेटा, जनरल टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप पिछले हिसाब से चल रहे हैं कि भाई आपको बताया था किसी ने कि आपको भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है, तो बेटा ये जो शुरू से तैयारी कर रहे थे उनके लिए है। अब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा और आपको जो भी आपके कोर्सेज है उसके हिसाब से हिट करना पड़ेगा और वही तैयारी करनी है, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। सर मैं 3 की जगह सोच रहा हूँ 4 डोमेन कर लो, क्यों कर लो भाई, अपना बर्डन नहीं बढ़ाना है। लास्ट मंथ बचा है और अब आपको भाई, आप अगर ड्रॉपर रहे हैं तो आपको अब अपना कॉलेज लेना ही लेना है। अब इस बार आप दोबारा ड्रॉप नहीं करेंगे, और जब आप 12th क्लास पास आउट हुए हैं बेटा, तो अब बेटा आप ड्रॉपर कभी नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, प्रतिज्ञा प्लस आप लोगों के लिए बैच आया हुआ है, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है बेटा। उसमें आपको लाइव कंसेप्ट क्लासेस मिलेगी, लाइव प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लाइव मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, आपको खजाना बैच मिलेगा जिसमें रिकॉर्डेड फुल सिलेबस पहले से ही, जिसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो उनको हमारी लाइव क्लासेस का भी वेट करना नहीं पड़ेगा। तो भाई आप जिस पेस पे पढ़ना है तो वो आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको हाइब्रिड मॉक टेस्ट किट भी मिलेगी, आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। आपको उसमें 70 मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि CUT एग्जाम ऑफलाइन भी होने वाले हैं। ठीक है, और ऑनलाइन 120 टेस्ट मिलेंगे आपको, उसमें आपके जो डोमेन्स है वो सारे होंगे, लैंग्वेज होंगी इंग्लिश की, और साथ ही साथ GT के भी आपको पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपकी एक आई ओपनर वीडियो है ये, जिससे आप सीख सकते हैं कि भाई आपको अब स्पेसिफिक होकर काम करना है। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच के लिए आपको कोड लगाना Y550। कैसे आप ले सकते हैं भाई इस बैच को, तो आपको करना क्या है, आपको Adda247 ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे adda247.com। ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, आपको क्या करना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना बेटा। ठीक है, एक बार पेज लोड हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज आ रहा है, इस पे क्लिक करना, फिर आप UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे।
ये रहा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। फिर आप यहाँ पे सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स से तो बेटा सीयूटी कॉमर्स या साइंस आर्ट्स के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। प्रतिज्ञा भी है, लेकिन प्रतिज्ञा प्लस आप लोगों के लिए क्या है बेटा, इसके अंदर आपको हाइब्रिड किट मिलेगी ये वाली, ठीक है, जो लगभग 2300 से ज्यादा रुपए की है, ठीक है, 2400 रुपए के आसपास की किट है। आपको करना है सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो बेटा आपके सीधे सीधे 1900 रुपए बच जाएंगे। तो आप प्रतिज्ञा प्लस लीजिए, सिंपल सी बात है, आपका फायदा इसी में ही है। तो आपको प्रतिज्ञा बैच जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में आपको किट मिल जाएगी। तो प्रतिज्ञा प्लस के लिए आप क्या करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करेंगे। अब ये जो प्राइस आपको दिख रहा है इसको अभी हम कम करके दिखाएंगे। बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपसे बोलो कूपन कोड बताओ, तो कूपन कोड क्या लगाओगे, Y550, क्या लगाओगे भाई, Y550 कोड लगाओगे और अप्लाई कर दोगे, तो बेटा ये जो प्राइस कम होकर के 3153 हो जाएगा, ठीक है। अभी बेटा ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। अभी आओ बैच में भाई, पढ़ाई शुरू कर दो, 1 महीना 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना है। तो आई होप आपको भाई ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो सबके साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी आने वाली हैं और आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे हम शुरू करेंगे। लेकिन प्रतिज्ञा बैच का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपको भाई शॉर्ट सक्सेस दिला सकता है अगर आप इस बैच के साथ पूरी मेहनत कर लेते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा बैच में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।